तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स देखेंगे। ठीक, हम लोगों ने सुपर बोर्ड नोट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का देख लिए हैं, फिजिक्स का देख लिए हैं, और हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 का भी सुपर बोर्ड नोट्स देख लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हम पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सुपर बोर्ड नोट्स आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का सुपर बोर्ड नोट्स देखेंगे। ठीक, देखिए पहले आपको बता देता हूँ सुपर बोर्ड नोट्स क्या है। तो सुपर बोर्ड नोट्स है ना, जिसमें हम लोग A to Z देखिए मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक 2014 से लेकर के 2024 तक के जितना भी क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन, और 2019 से 2024 तक के पूरा मॉडल पेपर का यानी कि 5 गो मॉडल पेपर और 10 साल के ही पूरा क्वेश्चन बैंक PYQ सभी का हम लोग जो भी चैप्टर 1 से पूछा जाता है ना, चैप्टर से पूछा जाता है ना, उन सभी का क्वेश्चन लिए जाते हैं चैप्टर में, सुपर बोर्ड नोट्स में। और साथ ही हम लोग मासिक परीक्षा, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, सेंटर एग्जाम सभी का परीक्षा का प्रश्न लिए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी कुछ कल या परसों आपको हुआ था मासिक परीक्षा चल ही रहा है, तो आज आपका मैथ का मासिक परीक्षा होगा। इसी मासिक परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछा गया सभी प्रश्न, यानी कि जितना भी बोर्ड प्रश्न बनाता है ना, सभी प्रश्न को लिए जाते हैं इसमें सुपर बोर्ड नोट्स में। ठीक, तो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, देखिए जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर 1, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है संसाधन के बारे में। भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर में पहले पढ़ना है संसाधन के बारे में, संसाधन क्या, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर का खंड का है प्राकृतिक संसाधन, खंड का है प्राकृतिक संसाधन, खंड खा है जल संसाधन, खंड गा है प्राणी संसाधन, वन्य एवं वन्य जीव प्राणी संसाधन, खंड गा है, ऐसी 5 गो खंड है। तो हम केवल चैप्टर का देख रहे हैं, खंड का को नहीं देखेंगे। ठीक, हम लोग खंड का में होता है प्राकृतिक संसाधन, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग खंड का नहीं देखेंगे, सिर्फ चैप्टर का। चैप्टर में आज तक जितना भी 2014 से 24 तक का क्वेश्चन बैंक है, उसमें 2014 से 24 तक आज तक जितना ही प्रश्न पूछा गया है, जितना ही मॉडल पेपर 2019 से 24 तक का जितना ही मॉडल पेपर प्रश्न है, चैप्टर 1 से सिर्फ खंड का खा गा खंड को नहीं ला रहा है। 5 खंड में इसका बांटा गया है, 5 खंड का अलग अलग वीडियोज में कराएंगे। ठीक, हम लोग सिर्फ चैप्टर का देख रहे हैं जिसमें संसाधन का वर्गीकरण किया गया है वो। ठीक, तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। अगर यही 12 क्वेश्चन आप पूरा याद कर लेंगे, 11-12 क्वेश्चन है, तो आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। चाहे वो कोई भी, आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो या फिर आप कहीं जा रहे हैं जिसमें क्लास 10 से पूछा जाता है, या फिर हो गया कि आप स्वयं परीक्षा में बैठ जाएंगे या फिर PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये पूरा देखने के बाद एक भी नहीं छूटेगा। हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं। आपको हम 1000% गारंटी देते हैं कि अगर ये पूरा देख लीजिएगा ना, उसके बाद चैप्टर 1 का सॉल्व करने बैठिएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाए, मॉडल पेपर हो जाए, या फिर कोई भी प्रश्न कहीं से भी आप NCERT की किताबें उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा चैप्टर 1 से। ठीक, खंड का खा के नहीं बात करें, खंड का खा के अलग अलग लेक्चर में आएंगे। ठीक, उसी प्रकार से हमने हिस्ट्री का भी देखा था, पिन कमेंट में उसका लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा हिस्ट्री का भी। तो देखिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें केवल वही देश मत्स्य पालन, बिजली पालन, उत्पादन आदि परिवहन के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए समझिए क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र कह रहा है ना। देखिए ये हमारा भारत देश हो गया, आपको भारत का ये हो गया हमारा भारत देश, इस प्रकार से होता है। इसका ऊपर गुजरात यहाँ पर होता है, ऊपर फिर कश्मीर आगे सब होता है। देखिए इधर हो गया हमारा 7 सिस्टर, ऐसे होता है, ऐसे हमारा भारत देश है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर क्या है, पूरा सागर है, पानी ही जल है ना। कलर चेंज कर देते हैं। देखिए इधर क्या है, सब जल ही जल है, पानी पूरा है, पूरा इधर जल ही जल है, पानी है। तो कह रहा है ना कि इससे जो भारत ही हमारा देश का तट रेखा हो गया, भारत का क्या है, तट रेखा हो गया, ये क्या है, भारत का तट रेखा है। तो ये तट रेखा है, इससे 200 किलोमीटर की दूरी तक, यानी कि यहाँ तक की दूरी तक के 200 किलोमीटर, यहाँ तक ये जो पूरा हो गया ना, ये बना रहे हैं यहाँ तक के 200 किलोमीटर दूरी तक के, पूरा 200 किलोमीटर दूरी तक के जितना भी इलाका होगा ना, इसका उपयोग केवल भारत ही कर सकता है, कोई और देश इसमें नहीं आ सकता। यदि कोई देश मान लिया चाइना के बोट आ रहा है, यहाँ से एरिया में घुस जाएगा ना, वैसे भारत मार के यहाँ पे उड़ा देगा, भारत की नेवी जाएगी यहाँ पे मार के उसको उड़ा देगा, नेवी आर्मी नेवी सब चल जाएगा, उसको उड़ा देगा। यानी कि 200 किलोमीटर अंदर तक केवल भारत ही इसको उपयोग कर सकता है, कोई देश नहीं इसका उपयोग कर सकता है। ठीक, याद रखिएगा, इस पर केवल भारत ही बिजली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, परिवहन के लिए, बोट भेजने, परिवहन मतलब बोट भेजा जाता है ना, समुद्र से रास्ता परिवहन होता है, यहाँ पे इतना दूर तक केवल भारत ही उपयोग कर सकते हैं, इसका 2 किलोमीटर तक। इसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। समझ गए, फिर से समझिए विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो किसी देश, मान लिया जाए भारत देश का, ये जो समुद्र का तट रेखा नीचे तट रेखा है, इससे
200 किलोमीटर, यहाँ से ये 200 किलोमीटर हो गया ना यहाँ तक है, तो 200 किलोमीटर का जितना भी एरिया है ना इधर पूरा इसका, इसमें केवल भारत ही उपयोग कर सकता है इसका, इसी को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें केवल मत्स्य पालन, बिजली पालन सब भारत ही उपयोग कर सकते हैं। आप लोग कभी गौर किए हैं, आपको एक बात बताते हैं, देखिए आप लोग कभी गौर किए हैं कि जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, भारत दर्शा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया भारत, फिर यहाँ पे हम गुजरात दे देते हैं, गुजरात ऊपर चल जाता है, फिर यहाँ के सेवन सिस्टर को दर्शाते हैं, उसके बाद ऐसे बनाते हैं भारत का नक्शा। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका का दर्शाया जाता है। जब भी देखिएगा, जब भी भारत का नक्शा बनेगा ना, जब भी भारत का मैप बनाएंगे ना, श्रीलंका को दर्शाना बहुत ही जरूरी होता है। जानते हैं श्रीलंका को क्यों दर्शाया जाता है? आज हम आपको बताते हैं। आज के बाद आप, अगर आपसे कोई पूछेगा कि श्रीलंका को क्यों दर्शाया जाता है भारत के साथ, तो आज के बाद आप उसका आंसर दे दीजिएगा। क्या कहिएगा? देखिए, चूँकि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहता है ना कि देश का 2 किलोमीटर दूरी तक, यानी कि यहाँ से 200 किलोमीटर तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि पूरा होगा ना, ये पूरा भारत का होगा। इसमें केवल भारत ही उपयोग कर सकता है, यानी कि 200 किलोमीटर तक की दूरी के जितना भी होगी ना, इसमें केवल भारत ही उपयोग कर सकता है। और 200 किलोमीटर के अंदर से श्रीलंका भी आ जाता है, और श्रीलंका आ जाता है ना, इसमें तो श्रीलंका भी उपयोग कर सकता है, केवल भारत नहीं, श्रीलंका भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका के भी 200 किलोमीटर, श्रीलंका का 200 किलोमीटर में भारत आ जाता है। श्रीलंका का 200 किलोमीटर से देखेगा तो उसमें भारत आ जाता है, यानी एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है ना, एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि इसमें दोनों देश उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसमें दोनों देश परिवहन के लिए, जो समुद्र हो गया, यहाँ पर जो हिंद महासागर है, इसमें दोनों देश अपना उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो हमारा, अगर ये जो हमारा श्रीलंका है, ये भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है, इसीलिए जब भी भारत का नक्शा बनाया जाता है तो श्रीलंका का दर्शाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, क्योंकि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है श्रीलंका, इसीलिए जब भी भारत का नक्शा बनाया जाता है तो श्रीलंका को दर्शाया जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो हिंद महासागर हुआ, उसमें श्रीलंका भारत दोनों का बराबर अधिकार होता है, दोनों ही अपना मत्स्य पालन के लिए, बिजली पालन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो समझ गए। आज के बाद कोई पूछेगा कि जब भी भारत का नक्शा बनाते हैं तो हम लोग श्रीलंका को क्यों दर्शाते हैं, इसलिए क्योंकि श्रीलंका है 200 नॉटिकल मील के अंदर आता है, 200 किलोमीटर के अंदर, यानी कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में श्रीलंका भी आता है, इसलिए जब भी भारत का नक्शा बनाते हैं तो श्रीलंका को दर्शाते हैं। अब आपको क्या बताएं, अगर यहाँ से चाइना का बोट आ रहा है, मान लीजिए चाइना का बोट है, चाइना का बोट यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही इसमें घुसेगा ना, यहाँ पे एंट्री करेगा ना, यहाँ से आके यहाँ पर एंट्री का चाइना का बोट, आर्मी ने भी आके इसको मार के गिरा देगा यहाँ पे। लेकिन यदि हमारा श्रीलंका का बोट यहाँ पर आके घुसेगा तो आर्मी ने भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीलंका खुद भारत का ही हिस्सा है, मतलब कि भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है, इसमें श्रीलंका का भी बराबर अधिकार है, इसलिए यहाँ पे दोनों का बराबर अधिकार होता है। ठीक, समझ गए। चलिए, तो समझ के विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, फिर से समझा देता हूँ कि देखिए, किसी भी देश का, जैसे हमारा भारत देश का, या फिर श्रीलंका का ही नाप लीजिएगा, तो श्रीलंका हो गया, इसका समुद्र में 200 किलोमीटर, तो इसका 200 किलोमीटर दूरी यहाँ तक होगा, तो यहाँ से इतना भी जितना भी होगा ना, इसका समुद्र में यहाँ तक, समुद्र में 200 किलोमीटर दूरी तक के जितना भी क्षेत्र होगा, इस पर केवल श्रीलंका का अधिकार है। भारत से जितना भी 200 किलोमीटर दूरी तक के अंदर का क्षेत्र, इस पर केवल भारत का ही अधिकार है, इस पर कोई और देश का अधिकार नहीं है। यदि उसके अंदर कोई देश आता है, जैसे श्रीलंका आता है, तो उसका अधिकार होता है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संसाधन क्या है। ठीक, देखिए संसाधन क्या है, तो वो सारी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक, संसाधन का परिभाषा क्या लिखेंगे, वो सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे पानी हो गया, वन हो गया, पर्वत हो गया, गाड़ी, मोटर गाड़ी, कलम, कॉपी, मोबाइल, सब चीज़ क्या हो गया, संसाधन हो गया। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3रा नंबर, संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है। देखिए, संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता लिखना है। ठीक, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है। तो संसाधन संरक्षण का उपयोगिता का मतलब संसाधनों को संरक्षित करके जहां जरूरत है वहां उपयोग करना, अर्थात संसाधनों को संरक्षित करना हमारे लिए काफ़ी जरूरी है, यही संसाधन संरक्षण का महत्व। देखिए संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है, देखिए क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। इसका आंसर लिख देंगे कि संसाधन संरक्षण का उपयोगिता का मतलब क्या है। तो संसाधन संरक्षण का उपयोगिता का मतलब संसाधनों को संरक्षित करके उसका उपयोग करना, यानी कि संसाधन को पहले संरक्षित करेंगे, बचाएंगे, उसके बाद जहां उसका उपयोग है वहां पर उसका उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, संसाधन संरक्षण का उपयोगिता क्या है। तो जहां संसाधन, पहले संसाधन को संरक्षित करेंगे, जहां उसका उपयोग है वहां उसका उपयोग करेंगे, उसे कहते हैं संसाधन संरक्षण का उपयोगिता। ठीक, अब देखिए इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जाता है ना कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है या फिर संसाधन संरक्षण का क्या उपयोगिता है, तो उसको भी ऐसे लिख देंगे, संसाधन संरक्षण का महत्व का मतलब संसाधनों को संरक्षित करके जहां पर उसका जरूरत है, जहां पर काफी जरूरी है, जहां पर
पे देश के विकास के लिए काम हो रहा है वहाँ पे सीमित मात्रा में संसाधनों का उपयोग करना संसाधन संरक्षण का जरूरत उपयोगिता है या फिर संसाधन संरक्षण का महत्व है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21, ठीक, तो देखिए अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो को, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए आप हमारा अगला प्रश्न एजेंडा 21 क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो हमारे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, जो पर्यावरण के बचाने की बात करता है, एक संघ है, वही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है पर्यावरण के विकास के लिए, यानी कि पर्यावरण में जितना प्रदूषण हो रहा है उस सबको रोकने के लिए, पेड़ पौधा लगाने के लिए, यानी कि पर्यावरण का विकास करने के लिए, जल को साफ करना, ये सब क्या है? पर्यावरण का विकास है। पर्यावरण विकास के लिए रियो डी जेनेरियो शहर में, रियो डी जेनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो शहर में बुलाया गया था। तो वही रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पेज का एक घोषणा पत्र है जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। देखिए हम आपको समझाते हैं एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है। एजेंडा 21 क्या है? एक घोषणा पत्र है जिसे रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन बुलाया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में पेश किया गया था। देखिए फिर से समझिए एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा पत्र है जिसमें 800 पेज है, यानी कि 800 पेज है, इसमें 800 पेज है और इसमें क्या किया गया ना, 800 पेजों का ये क्या है? एक कह सकते हैं घोषणा पत्र है, यानी कि एक किताब है 800 पेजों का, जिसे रियो डी जेनेरियो शहर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था, यानी कि रखा गया था। और इसमें वहाँ के जो अध्यक्ष थे रियो डी जेनेरियो शहर में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे, वो सभी अध्यक्षों द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। और देखिए इसमें 21 कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया था जिससे क्या हो, पर्यावरण का विकास करने के लिए 21 को कार्यक्रम लगाया गया था। ठीक, तो समझ गए एजेंडा 21 क्या है? तो यह एक एजेंडा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास के लिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में बुलाए गए अध्यक्षों को स्वीकृत एक 800 पेज का एक घोषणा पत्र है। एजेंडा 21 800 पेज का एक घोषणा पत्र है जिसे रियो डी जेनेरियो शहर में जो सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, उसमें इसको स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसमें 21 कार्यक्रम दर्शाया गया है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सतत विकास क्या है? तो देखिए सतत विकास क्या है? तो ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले रहे, यानी कि टिकाऊ बना रहे, उसे सतत विकास कहते हैं, जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी का भी विकास हो, उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक, समझ गए सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो केवल न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी का भी विकास हो, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी विकास किया जाए, उसे कहते हैं सतत विकास। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सतत विकास सतत विकास में देखिए संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या करना है, यानी कि जब हम संसाधन का विकास करते हैं तो सतत विकास अपने आप कैसे होता है, इसको व्याख्या करना। तो लिखेंगे देखिए, यदि हम संसाधन का विकास करेंगे यानी कि संसाधनों को संरक्षित करेंगे, संसाधन का विकास यानी कि संसाधनों को संरक्षित करेंगे, तो संसाधन संरक्षण में सतत विकास की क्या अवधारणा है, इस व्याख्या करना है। तो यदि हम संसाधन का संरक्षित करेंगे तो संसाधन ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि संसाधन को सुरक्षित करेंगे, यानी बचा के रखेंगे, तो केवल हमें नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ी का ही प्राप्त होगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ही प्राप्त होगा, और यह सतत विकास होगा। यानी कि सतत विकास क्या है? जिसमें ना केवल अभी वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी विकास किया जाए। और संसाधन संरक्षण क्या है? जिसमें संसाधनों को संरक्षित करते हैं, किसके लिए? तो आने वाली पीढ़ी के लिए। तो क्या है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि हम संसाधन का संरक्षण करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो सतत विकास हो रहा है। यानी कि सतत विकास कहता क्या है? जिसमें आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। यानी कि यदि हम संसाधन का भी संरक्षण करेंगे, संसाधन बचाएंगे, जल खत्म होते जा रहा है, जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, तो हम लोग जल को बचाएंगे, पेयजल को, तो क्या आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा, तो क्या होगा? सतत विकास होगा। ठीक, तो सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी का विकास होता है। तो संसाधन संरक्षण में सतत विकास की अवधारणा का क्या व्याख्या करेंगे कि यदि हम संसाधन का संरक्षण करते हैं तो न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन प्राप्त होगा और सतत विकास की क्रिया होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विकसित संसाधन किसे कहते हैं? ठीक, तो विकसित संसाधन का आंसर लिखना है। तो देखिए विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका विकास हो गया है, विकसित यानी कि जो विकसित हो गया है, विकास हो गया है, किंतु उसका उपयोग नहीं किया जाए, भविष्य के लिए रखा गया है उसे। ठीक, तो समझ गए हम विकसित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका विकास हो गया है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, भविष्य के लिए उनको रखा गया है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे में राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, अगर वहाँ सूर्य प्लेट लग जाएगा तो ढेर सारा वहाँ पर सौर ऊर्जा का प्राप्ति होगा, विद्युत ऊर्जा बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है
देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। तो पहले तो आपको समझना होगा कि मानव संसाधन क्या है। देश का विकास यानी कि देश में रेलवे, पुल बनाना, रेलवे बनाना, ढेर सारा फ्लाइट, एयरपोर्ट बनाना, ये सब क्या है, देश का विकास करना है। यानी कि देश में बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाना, पेड़ लगाना, ये सब क्या है, देश का विकास करना है। तो देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। तो मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन मतलब होता है स्वयं मानव, जो क्रिया मानव करता है यानी कि आदमी करता है उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मजदूर पुल बनाता है, मजदूर एयरपोर्ट बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, यानी कि जो ब्रिज बनाया जाता है देश के विकास के लिए, एयरलाइन बिछाया जाता है, अथी जो तार लाइन बिछाया जाता है, तार रेलवे का पटरी बिछाया जाता है, क्या सब मजदूर बिछाता है। तो मजदूर क्या हो गया, मानव संसाधन हो गया। नया नया खोज किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, नए नए मशीनों का निर्माण किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब वैज्ञानिक कर रहा है। वैज्ञानिक क्या है, मानव है, आदमी है, तो मानव संसाधन हो गया। मानव जो भी क्रिया मानव कर रहा है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, यानी कि लोगों को विकास हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, मानव संसाधन कहेंगे। ठीक, तो मानव संसाधन का देश के विकास में क्या महत्व, तो लिखेंगे देश के विकास में मानव संसाधन का अहम योगदान है। देश के विकासात्मक कार्यों को संपादन करने हेतु मानव संसाधन अति आवश्यक है। जैसे पुल बनाने में मजदूर क्या है, मजदूरी मानव संसाधन है। मशीन का निर्माण में वैज्ञानिक मशीन का निर्माण करते हैं, तो मशीन का निर्माण करते हैं वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक क्या है, मानव संसाधन है। जो साइंस होता है मानव संसाधन होगा। उसी प्रकार से समझ गए कि मानव संसाधन का बहुत ही बड़ा योगदान है देश के विकास में। यदि आज हम लोग मंगल पे अपना मंगलयान भेज दिए तो इसमें क्या है, इसरो के वैज्ञानिकों का योगदान है। या वैज्ञानिक क्या होंगे, मानव है, तो मानव संसाधन में तभी तो देश का विकास हुआ, देश का नाम रोशन हुआ कि मंगल पे भारत का यान पहुंच गया था, मंगलयान। ठीक, तो उसी प्रकार से समझ सकते हैं। या फिर अभी चंद्रयान 3 हाल फिलहाल में गया है, तो इसमें क्या है, देश का विकास हुआ ना, इसमें देश का वहाँ पे पानी खोजा गया अति चांद पे, तो इससे क्या देश का विकास हो रहा है कि हाँ देश अब धीरे धीरे भारत विकसित हो रहा है। यहाँ पे इसरो क्या पहुँचा रहा है, चांद पे पानी खोज दिया है। इसी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन का 2 उदाहरण लिखना है। तो देखिए लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन का 2 उदाहरण। तो देखिए पहले तो समझना होगा नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है। तो देखिए क्या रहा है, नवीकरणीय, तो इसका अर्थ समझिए। नवी मतलब नया, और कर मतलब जिसको हम नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। करणीय मतलब कि नया बना सकते हैं, नया कर सकते हैं, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। ठीक, तो जैसे में पवन ऊर्जा हो गया, कभी खत्म नहीं होगा, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऐसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता है। अब अनवीकरणीय जो खत्म हो जाता है। ठीक, तो नवीकरणीय में क्या क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, अनवीकरणीय में होता है कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, तेल, क्या होगा, अनवीकरणीय होता है। ठीक, तो नवीकरणीय का समझ गए। नवीकरणीय का 2 उदाहरण लिखना था, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसे हम लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, जैव तथा अजैव संसाधन में से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैव तथा अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए पहला जैव संसाधन है, तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति सजीवों से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति सजीवों से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में दूध हमें गाय से प्राप्त होता है, गाय क्या है, सजीव। फल हमें पेड़ से प्राप्त होता है, हरा भरा पेड़ क्या है, सजीव। फसल हमें गेहूँ चावल ये सब क्या है, फसल है। फसल हमें गेहूँ चावल के पेड़ से प्राप्त होता है, गेहूँ चावल का पेड़ क्या है, सजीव है ना, ग्रोथ करता है, बड़ा होता है। मांस हमें क्या, मांस यानी कि जो हमें मुर्गा से प्राप्त होता है, चिकन, एकदम क्या हो गया, मुर्गा क्या है, सजीव है, यानी कि जो हमें सजीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा होता है अजैव संसाधन का परिभाषा लिखना है। देखिए अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें निर्जीवों से होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हमें पानी क्या है, निर्जीव है, पानी का प्राप्ति निर्जीव से होता है। पर्वत क्या है, निर्जीव है। पठार निर्जीव है, भूमि निर्जीव है। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। अब सबसे लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए 11 को ही प्रश्न था, अगर 11 को पूरा क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए जो जापान के क्योटो शहर में क्योटो सम्मेलन बनाया गया था 1997 ईस्वी में बुलाया गया था। ठीक, याद रखिएगा 1997 ईस्वी में क्योटो में सम्मेलन बुलाया गया था, जापान के क्योटो शहर में, उसे क्योटो सम्मेलन कहते हैं। ठीक, देखिए क्योटो सम्मेलन क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाना था, यानी कि जो ढेर सारा फैक्ट्री में CO2 गैस निकल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उसी पर रोक लगाना था। समझ गए, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण करना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना क्या था, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग इसके आगे का हमारा खंड का है प्राकृतिक संसाधन, ये सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक, तो हम लोग इसको चैप्टर वाइज देखते रहेंगे, लेकिन अब हमारा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री भी आधा हो गया, जड़ चुनाव बच रहा है।
तो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स वहीं गया। अब हम लोग इसका बाद इकोनॉमिक्स का देख लेंगे, ठीक। इकोनॉमिक्स का हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स देख लेंगे अगले वीडियो में, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का सुपर बोर्ड नोट्स देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, महंगे महंगे कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, पैसे के कारण अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर फ्री में बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर नोट्स आपको सुपर बोर्ड नोट्स प्रोवाइड कराया जाए फ्री में, जिससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी डाउट ना हो, ठीक। तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारा आज का लास्ट में प्रश्न है, आज का हमारा प्रश्न है, देखिए आपसे लास्ट में हमारा प्रश्न है जो आज हम लोग पढ़ें इसमें से, कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, जो हम आपको बताए थे, देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र हमको बताया, जैसे भारत देश हो गया, भारत देश का ही हो गया, ये इतना दूरी होता है ना, इस पर केवल भारत का अधिकार होता है, तो कितना किलोमीटर होता है बताना है आपको, कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना किलोमीटर होता है, आपको एक कमेंट करके बताना है, ठीक। अगर आप जो भी पहले कमेंट करके बताएंगे ना, उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा, उनका कमेंट यहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ पे उनका कमेंट दिखाया जाएगा, उनका अगले वीडियो में उनका दिखाया जाएगा, जो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि होनहार छात्रों के पढ़ने वाले होंगे, ठीक। तो जो भी पहले कमेंट कीजिएगा उनका यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना किलोमीटर होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला, जो हमको बताएं जो ये बताएं कितना किलोमीटर का होता है, जो एरिया होता है कितना किलोमीटर का होता है, आपको बताना है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।